नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। घर परिवार में सब बढ़िया होगा, सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी के साथ राजी खुशी जी रहे हैं। जीवन में आपको मज़ा भी आ रहा होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आपकी सफलता के लिए आपको अग्रिम बधाइयाँ। और अब शुरू करते हैं हमारी क्लास, शुरू करते हैं हमारी कक्षा। प्रतिशत की आज ये अगली क्लास है। पिछली क्लासेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली होगी। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस को अच्छे से देख लिया है, बेहतर तरीके से समझ लिया है। देखिए, हो सकता है आपको ये लगता हो कि हाँ, क्लासेस का जो क्रम है वो जो है वो थोड़ा सा धीमा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत ज़्यादा गति की आवश्यकता नहीं होती है। चीज़ों को ठहर करके, ठहराव लेकर के समझना चाहिए। बिना समय गंवाए मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। और ये मान के चलिएगा कि अब हम प्रतिशत के इस बेसिक जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, या आने वाली जो भी आपकी परीक्षा है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं बात करूँ रीट की, तो रीट की जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए जो प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं, जितना प्रतिशत पर्याप्त है, प्रतिशत टॉपिक का जितना कंटेंट पर्याप्त है, उस कंटेंट के अब हम आखिरी ओर जा रहे हैं, मतलब अंत की ओर जा रहे हैं। और अंत की ओर जा रहे हैं तो कुछ अलग अलग टाइप हैं, उनको भी हम लोग समझ लें, ताकि वहाँ से भी जब प्रश्न बने और वहाँ से जब हमारे पास प्रश्न आए तो हम उन्हें कर पाएँ। आखिरकार उनमें क्या कॉन्सेप्ट काम करता है उसको समझ लेते हैं। तो बिना समय गंवाए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारी अगली टाइप को। तो ये है अगला टाइप। इस टाइप को बेसिकली जो मैं नाम देता हूँ वो नाम है आय, व्यय और बचत। आय, व्यय और बचत। देखिए, बात को ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते हैं कि जब हम कुछ धन कमाते हैं तो वो हमारी आय है। जब हमने कुछ पैसा कमाया तो वो हमारी आय है। अब इस आय में से आपने कुछ पैसा खर्च कर दिया, और जिसे खर्च किया वो व्यय। और इसके अलावा जो भी बचता है उसे हम लोग कहेंगे बचत। यानी कि मान के चलिएगा, आपने अगर 200 रुपये कमाए, 200 रुपये में से आपने 150 रुपये खर्च कर दिए, तो आपकी बचत 50 रुपये है। ये हम लोग कह सकते हैं। यानी कि जब भी हम लोग कहें कि मान के चलते हैं हमारी आय अगर 200 रुपये है और उसमें से हम लोगों ने खर्च कर दिया, खर्च का मतलब व्यय है, एक ही बात है। 150 रुपये है तो बचत कितने रुपए होगी? 50 रुपये। ये हमें ध्यान रखना है। 200 रुपये हम लोगों ने कमाए, 150 रुपये हम लोगों ने क्या की? खर्च किए, और 50 रुपये हमने बचाए। अब अगर मैं इसको अनुपात में बदलूं, अनुपात में बदलने का मतलब है जितनी बड़ी संख्या से इन तीनों को काटा जा सकता है उतनी से काटिए। 50 से काटेंगे एक बार, 50 से काटेंगे 3 बार, और 50 से काटेंगे 4 बार। यानी कि उसी बात को, जिस बात को मैं कह रहा था कि मैंने 200 रुपये कमाए और 150 रुपये खर्च कर दिए और 50 रुपये बचाए, उस बात को अब मैं कहूँ तो क्या कहूँगा? कि मैं मेरी आय को अगर 4 हिस्से मान के चलता हूँ, तो उनमें से मैंने 3 हिस्से खर्च कर दिए और एक हिस्सा बचा लिया। ये मैं कह सकता हूँ। ये प्राइमरी बेसिक चीज़ें हैं, इसको समझ लीजिए, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। अब सीधे चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न किस प्रकार से आता है देखिए। जब परीक्षा में प्रश्न आया तो कुछ इस प्रकार से आया, और इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। अब देखिए, 80% क्या है? अगर मैं 80% को लूं तो मैं 80% के बारे में क्या कहूंगा? 80/100। और 80/100 को अगर मैं काटूं 20 से 4 बार और 20 से 5 बार, तो ये आ जाता है 5 में से 4। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब हमसे कहा जाए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो इसका मतलब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति अपनी आय का 5 हिस्सों में से 4 हिस्से खर्च कर देता है। और 5 हिस्सों में से 4 हिस्से अगर वो खर्च कर देता है तो बचाता कितना हिस्से है? एक हिस्से। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसने कमाया कितना? 5। खर्च कितना किया? 4। उसकी बचत कितनी है? 1। कमाया कितना उसने? 5। खर्च कितना किया? 4। और बचाया कितना? 1। यही है मुद्दा। इतनी ही है बात। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि करता है, यानी कि उसका व्यय 10% बढ़ जाए, आय तो 20% बढ़ जाएगी,
और खर्चा 10% बढ़ जाएगा, तो उसकी बचत में वृद्धि होगी। मतलब बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ये देखना है। अगर वो कमाना भी ज़्यादा शुरू कर दे, मतलब ज़्यादा कमाए और खर्चा भी पहले की तुलना में बढ़ जाए, तो अब उसकी जो बचत होगी वो कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी, कितना ज़्यादा हो जाएगा या कितना कम हो जाएगा, ये निकालना है। अब अगर हमें ये देखना है कि वो पहले की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा बचाता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो पहले कितनी बचत करता था और अब कितनी करता है। याद करिए क्लास 2, जब आपको सेकंड क्लास दी गई थी प्रतिशत की, उसमें ये आपको बताया गया था कि कोई किसी की तुलना में कितना ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, वो कैसे निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले वो चीज़ क्या थी और बढ़ने के बाद वो चीज़ क्या है। जितनी बड़ी है वो रख देते हैं और ये बढ़ने का कंपैरिजन किया जाता है कि किस कहाँ से बढ़ी, कितने में बढ़ी, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 किया जाता है। ये सारा बेसिक हमने वहाँ समझा था जो अब काम आएगा, और इसीलिए मैं शुरुआती कक्षाओं में वो बेसिक पढ़ा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। आगे जब आपके वो कॉन्सेप्ट काम आए तो डायरेक्टली भी आपके वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इनडायरेक्टली जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो भी प्रश्न बनते हैं, कॉन्सेप्ट काम आते हैं, तो वो हमें आना चाहिए। खैर, हमसे कहा जा रहा है कि उसकी आय पहले की तुलना में 20% बढ़ चुकी है। अब उसकी आय कितनी है? 5, खर्च कितना है? 4, बचत कितनी है? 1। अगर मैं 5, 4, 1 की बात करूँ तो क्या ये वास्तविक आय है? नहीं, ये वास्तविक आय नहीं है। 5, 4, 1, 5 वास्तविक आय नहीं है, 4 वास्तविक खर्च नहीं है, 1 वास्तविक बचत नहीं है। ये अनुपात है। अब अनुपात का मतलब क्या होता है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। अनुपात का मतलब है किसी संख्या का इतने गुना। जैसे मान के चलिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे और मेरे पिता की आयु का अनुपात, मेरे और मेरे पिता की आयु का अनुपात अगर 1:2 है, तो क्या इस बात का मतलब ये है कि मैं 1 साल का हूँ, मेरे पिता 2 साल के हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं किसी संख्या का 1 गुना हूँ और उसी वक्त मेरे पिता उसी संख्या का 2 गुना है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे और मेरे पिता की आयु का अनुपात 1:2 है, तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी संख्या का 1 गुना और मेरे पिता उसी संख्या का 2 गुना। मतलब अगर मैं 25 का 1 गुना 25 एकम 25, तो मेरे पिता 25 का 2 गुना 50। अगर मैं 30 का 1 गुना 30 एकम 30, तो मेरे पिता 30 का 2 गुना 60। अगर मैं 40 का 1 गुना 40 एकम 40, तो मेरे पिता 40 का 2 गुना 80। ये होगा। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं तो 25 का 1 गुना 25 हूं और मेरे पिता 40 का 2 गुना 80 है। नहीं, जितने का मैं 1 गुना हूं उतने का ही मेरे पिता 2 गुना माने जाएंगे। यानी कि जब आप कहें कि आप और आपका भाई दोनों के पास धनराशियां हैं अपनी अपनी, और दोनों की धनराशियों का अनुपात 2:3 है, तो इसका मतलब इसी संख्या का 2 गुना आपके पास है और उसी संख्या का 3 गुना आपके भाई के पास है। यानी कि अगर आपके पास 100 का 2 गुना 200 है, तो आपके भाई के पास 100 का 3 गुना 300 है। आपके पास 1000 का 2 गुना 2000 है, तो आपके भाई के पास 1000 का 3 गुना 3000 है। आपके पास 5000 का 2 गुना 5000 गुणा 2 10,000 है, तो आपके भाई के पास 5000 का 3 गुना 15,000 है। ये अनुपात होता है। तो जब हमसे ये कहा जाए या जब हमने ये सोल्व किया, केवल पहली लाइन की बात कर रहा हूँ, जब हमने पहली लाइन को पढ़ा और पहली लाइन को समझा और हमने देखा एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, और 80% का मतलब है 80/100। प्रारंभिक कक्षाओं से ये हम समझ के आए। और 80/100 से कटा 4/5। 4/5 का मतलब है 5 में से 4। अब 5 में से 4 का मतलब ये नहीं कि वो 5 रुपए कमाता है 4 रुपए खर्च करता है, नहीं, वो किसी संख्या का 5 गुना कमाता है और 4 गुना खर्च कर देता है और 1 गुना बचाता है किसी संख्या का। अब वो कोई भी संख्या हो सकती है, रेंडमली किसी भी संख्या पे आप जाएंगे तो प्रतिशत में आपका आंसर आएगा तुलना करने पर। अब हमसे जब कहा गया कि 5, 4, 1, या हम समझते हैं कि ये तो अनुपात है, वास्तविक आय नहीं है, तो हम 5, 4, 1 को 500, 400, 100 लिख दें तब भी कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं होगी समझिए, क्योंकि 5, 4, 1 अनुपात है, और 5, 4, 1 को अगर आप 500, 400, 100 लिखते हैं तो वो समानुपात है। समानुपात मतलब अनुपातों के ही समान। जब मैं अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा तो वापस से ये बात होगी, अनुपात के जैसे ही अनुपातों वाली अन्य संख्याएं रख दी जाए तो वो समानुपात है। जैसे 500, 400, 100, 500, 400, 100 का मतलब वो भी 5, 4, 1 के ही अनुपात में है, बस वो 100 का 5 गुना, 100 का 4 गुना और 100 का 1 गुना है, तो वो समानुपात है। और जरूरी नहीं है 500, 400, 100 ही हो सकती है, अनेकों हो सकती है। बस ध्यान इतना रखना है
कि इनको एक समान संख्या से गुणा किया जाए। अब मैं 500, 400, 100 क्यों कर रहा हूं ये भी समझ लीजिएगा। 500, 400, तो ये भी समझ लीजिए, ताकि इनका प्रतिशत मौखिक निकाला जा सके। जैसे 500 का 10%, 5%, 20% मैं मौखिक रूप से निकाल सकूं। कैसे निकालूंगा? 500 का 1%, 1% कितना होगा? 5। अब ये क्यों होगा? क्योंकि किसी भी संख्या के पीछे अगर 2 जीरो है तो उसका 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटा दीजिए। तो मैं ये चाहता हूं मेरी कैलकुलेशन मौखिक हो, वरना मैं 5, 4, 1 से भी प्रश्न कर सकता हूं और वही आंसर आएगा, परंतु वहां दशमलव की संभावनाएं बन जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मैं दशमलव में जाऊं या आपको लेके जाऊं। इसलिए मैंने 5, 4, 1 जो हमारा अनुपात आया था उसको समानुपात 500, 400, 100 रखा है। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर वह का वही आएगा, बल्कि प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो अब मैं शुरुआत से चीजों को रिपीट कर देता हूं। निष्कर्ष क्या निकला? 80% खर्च किया, यानी कि 4/5 खर्च किया, यानी कि 5 में से 4 खर्च किया, 1 बचाया, मतलब 5 कमाया, 4 खर्च किया, 1 बचाया। उसी को मैं 500 कमा के 400 खर्च करके 100 बचाने की बात कर रहा हूँ। 5, 4, 1 की जगह 500, 400, 100। अब 500, 400, 100 से अब मैं आगे का सवाल पढ़ता हूँ और आगे का सवाल करता हूँ। उसकी आय 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ने का क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए, आय आय कितनी थी? 500, और 500 जब 20% बढ़ जाएगा, अब देखिए 500 का 20% निकालना आसान है। क्यों है? क्योंकि 500 का 10% 50 है, और 10% 50 है, तो 10%, 10% यानी कि 20%, यानी कि 50 और 50, 100। तो 500 का 20% बढ़ेगा तो 100 बढ़ेगा, और 100 बढ़ेगा तो 500 प्लस 100 होकर के 600 हो जाएगा, यानी कि उसकी आय 600 आ जाएगी। और ये कार्य हमने मौखिक रूप से कर लिया। कई विद्यार्थियों का यहाँ पे डाउट हो सकता है, सर आप इसको 100, 80 या 20 मान के भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एक समस्या है कि उस सवाल में जहाँ पर 80 है वहाँ तो हो जाएगा, तो 80, 20 रख करके कि 100 कमाया, 80 खर्च किया, 20 बचाया। एग्जामिनर ने थोड़ा सा मान के चलिए संख्याओं के साथ गेम खेल दिया, और एग्जामिनर ने आपसे कह दिया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सहित 2/3% खर्च करता है। 80% की जगह मान के चलिएगा 66 सहित 2/3% खर्च करता है, यह आपसे कह दिया। अब 66 सहित 2/3% खर्च करता है, तो अब आप इसको क्या कहेंगे? तब तो आपने 100 कह दिया था, 100 कमा के 80 खर्च किया और 20 बचाया, यानी कि 80% पे तो ये बात लागू हो जाती है। 100 कमाया, 80 खर्च किया और 20 बचाया। लेकिन 80% की जगह 66 सहित 2/3% आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तब तो दिक्कत है। तब आप ये कहें कि 100 कमाया, 66 सहित 2/3 खर्च किया, फिर बचाया कितना? तो 100 में से 66 सहित 2/3 घटाएंगे, क्योंकि 100 में से 80 घटाने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम पेन उठाएं, परंतु 100 में से 66 सहित 2/3 घटाने के लिए आप में से कई विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ सकती है। फिर आप घटाएंगे तो 33 सहित 1/3 आएगा, यानी कि आप जमा देंगे 100, 66 सहित 2/3, 33 सहित 1/3, ये है, इतना हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए, 100, 80 और 20 से ये सवाल आसान दिखता है, लेकिन यहां से हम सवाल को देख करके कह सकते हैं कि नहीं, हम आगे उलझने की संभावना रखते हैं। इसीलिए बेहतर यह है कि 80% आ जाए, तब भी हम उसका भिन्नमान देखें कि 4/5 होता है। 66 सहित 2/3% आ जाए तो भी हम देखें कि 2/3 होता है। बदलेंगे तो 2/3 आएगा, जब आप 66 सहित 2/3 की मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल के बटा में 100 लगाएंगे, काटेंगे, तो 2/3 आएगा। और 2/3 का मतलब है 3 में से 2, मतलब 3 कमा के 2 खर्च किया, 3 में से 2 खर्च किया। मतलब आप इसको ये ना रख के आप रख दीजिए 3 कमाया, 2 खर्च किया, 1 बचाया। फिर आप 300, 200 और 100 भी उसे कर सकते हैं। तो चीज़ें यहाँ ज़्यादा आसान लगती है बजाय इसके कि हम 100, 66 सहित 2/3 और 33 सहित 1/3 माने। आप खुद तुलना कर सकते हैं। तो मैंने दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को उत्तर दे दिया है कि आप जो सोचेंगे उसकी कुछ सीमाएं हैं, कि अगर आप 100 से ही प्रश्न करना चाहते हैं तो 100 हमें कहीं ना कहीं बांध देता है, और एग्जामिनर उस बात का फायदा उठा लेगा। ये नहीं बांधेगा, यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। तो 500 पहले कमाता था, 20% ज़्यादा कमाया तो 600 कमाया, क्योंकि 500 का 20% 100 है, 100 ज़्यादा कमा के 600 कमा रहा है। व्यय में 10% की वृद्धि करता है। व्यय में 10% की वृद्धि करने का मतलब, पहले उसका खर्च कितना था? 400, अब वो 10% ज़्यादा खर्च करेगा, तो 400 का 10% 40 होता है, 40 ज़्यादा खर्च करेगा, यानी कि 400 तो पहले ही कर रहा था, 440 खर्च करेगा, 440 वो खर्च करेगा। अब आप सोच के देखिए, पहले 500 कमाता था, 400 खर्च करता था और 100 बचाता था। आज 600 कमाता है, 440 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 160।
600 कमाने के बाद में 440 अगर खर्च भी कर दिया जाए, 600 में से 440 माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना? 160। मतलब कि उसने पहले वाली जो उसकी बचत थी वो कितनी थी? 100। अब वाली जो उसकी बचत है वो कितनी है? 160। 100 के बजाय अगर वो 160 बचा रहा है, 100 के बजाय 160 बचा रहा है, तो कितना अधिक बचा रहा है? 60। और ये 60 किससे अधिक है? पहले वो 100 बचाता था, अब 160 बचाता है, तो मतलब 60 ज्यादा बचाता है। ये 60 ज्यादा किससे है? 100 से 60 ज्यादा होने के बाद 160 है, यही लाइन बनती है। या 160 से 100 ज्यादा है, 160 से 60 ज्यादा होकर के 100 है। आप कहेंगे नहीं सर, 100 से 60 ज्यादा है तब 160 है। तो जो 60 ज्यादा है, ज्यादा कमा रहा है या ज्यादा बचा रहा है, सॉरी बचा रहा है ज्यादा, 60 ज्यादा बचा रहा है, तो वो 100 से 60 ज्यादा बचा रहा है। तो इसका मतलब है 60 ज्यादा बचा रहा है और वो 100 से ज्यादा है। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 होता है, 100 से 100 कटने के बाद में 60% आपका आंसर है। और वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा, ये 60% कि जब भी 100 पर कुछ बढ़ा या 100 से कुछ ज्यादा हुआ या 100 से कम हुआ, तो उसे प्रतिशत में बदलने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे प्रतिशत है। अब आप अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप फटाफट से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए क्या करना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% का क्या मतलब हुआ? 75% खर्च करता है, इसका मतलब 75/100 खर्च करता है। आप 25 से काट लीजिए, 25 दिया 75, 25 चौक 100। 3/4 का मतलब है 4 में से 3 खर्च करता है। मतलब अगर उसकी आय 4 है तो उसका व्यय 3 है और उसकी बचत 1 है। मैं इसको 400, इसको 300 और इसको 100 ले लेता हूँ। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब आप देखिए क्या होता है। उसकी आय 20% बढ़ गई, आय 20% बढ़ गई। 400 का 20%, 40 और 40 80, 80 बढ़ने का मतलब है 480। ये हो गया। अपने खर्च में 10% की वृद्धि की, 300 में 10% की वृद्धि मतलब 30 की वृद्धि, तो 330। इसका मतलब पहले 400 कमाता था, 300 खर्च करता था, 100 बचाता था। आज 480 कमाता है, 330 खर्च कर देता है, बचाता कितना है? 480 माइनस 330, 150। यानी कि पहले अगर 100 बचाता था, अब 150 बचाता है। 50 की वृद्धि है और ये 50 की वृद्धि 100 पे है। 50 प्लस हो चुका है पहले से और ये 100 में हुआ है, और 100 में अगर वो 50 प्लस हो रहा है तो प्रतिशत में बदलने की जरूरत नहीं है। यही मैं समझा रहा था। डायरेक्टली आप कह सकते हो 50%, क्योंकि जो 100 पर है वही प्रतिशत है। अगर यही 50 की वृद्धि 120, 150, 160 में होती तो हमें बदलने की आवश्यकता होती, परंतु 100 में बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये 50 का जो प्रभाव है वृद्धि होने वाला, ये 100 पर हुआ है। 100 में 50 की वृद्धि हुई है, तब जाके बचत 150 अब है। तो आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे 50% की वृद्धि है, और यही हमारा आंसर है। तो ये एक छोटा सा टाइप था आपका आय, व्यय और बचत। चलिए एक और टाइप आपको कंप्लीट करवा देते हैं। और कौन सा टाइप आ सकता है आपकी परीक्षा में, समझिएगा। देखिए एक और टाइप आपको पढ़ा देते हैं, और ये टाइप जो होगा, ये होगा वेन आरेख पर आधारित। वेन आरेख पर आधारित। वेन आरेख पर आधारित। अब वेन आरेख क्या है? कभी कभी हमें कुछ डाटा को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना होगा, या हमें समझने के लिए चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन करना आना चाहिए, कि जब हम उनको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करें तो हमें वो चीज़ें समझ में आए या हमसे वो चीज़ें हो जाए। तो समझिएगा बात को, क्या है मामला। देखिए प्रश्न की बात करते हैं सीधे सीधे। आइए आपके सामने प्रश्न है, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। ये आपको दिखाई दे रहा है, हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 40% है। 50% अंग्रेजी में फेल हुए। 13% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। 69 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। वेरी गुड। तो परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? ये जो 69 है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है? अगर ये पता लग जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? याद कीजिए पिछली कक्षाएं।
अगर हमें ये पता लग गया कि 69 कितने प्रतिशत का मान है, 10%, 15%, 13%, 23%, 50%, कितने प्रतिशत का मान है, अगर हमें ये पता लग गया तो हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए। तो परीक्षा में कुल मिला के 100% विद्यार्थी शामिल हुए और 100% कितना होगा ये हमें निकालना है, तो वो हम निकाल लेंगे। 100% कितना होगा ये निकालने के लिए हम 100% को ऊपर रख देंगे और ये 69 कितने प्रतिशत का मान है अगर हमें ये पता लग जाए तो उसको नीचे लिख देंगे और गुणा कर देंगे 69 से। ये चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बार बार काम आता है और पहले से शुरुआत से लेकर अभी तक काम आ रहा है। जो बता दिया वो परम सत्य है। बहुत कम कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा मैटर करवाने की जिम्मेदारी है। और आप देख रहे होंगे जो विद्यार्थी शुरू से अभी तक पूरी कक्षाएं देख रहा है उसको ये बात समझ में आ गई होगी कि वास्तव में बहुत कम माथापच्ची में बहुत ज्यादा कंटेंट सर ने करवा दिया है और कॉन्फिडेंस भी आप फील कर रहे होंगे। खैर चलते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज यही है, चैलेंज ये है कि 100% का मान हमें ज्ञात करना है। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए, तो 100% हुए। अब वो 100% कितना होगा ये देखने के लिए 100 ऊपर, और ये 69 कितना प्रतिशत है ये पता लग जाए तो जितना प्रतिशत ये है वो नीचे, क्योंकि ऊपर 100% है तो नीचे भी जितने प्रतिशत हमें पता है वो रखो। और जितने प्रतिशत हमें पता है वो है कितने के बराबर, 69 69 के बराबर, तो गुणा 69 से होगा। लेकिन कितना प्रतिशत है यही तो बात है। अब इसको करने के लिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है वो समझिए। अगर हम देखें तो 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। देखिए दो प्रकार की बातें हैं। जब मैं ये कहता हूं कि 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए और जब मैं ये कहूं कि 40% विद्यार्थी केवल हिंदी में फेल हुए, तो क्या ये दोनों बातें एक ही अलग अलग है? अलग अलग है। मैं हिंदी बोल सकता हूं, वेल एंड गुड है। मैं केवल हिंदी बोल सकता हूं, ये दोनों बातें अलग अलग है। जब मैं ये कहता हूं कि मैं हिंदी बोल सकता हूं तो इस सिक्के के दो पहलू हैं। मैं हिंदी बोल सकता हूं तो इस सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? कि मैं हिंदी बोल सकता हूं और संभावना है कि मैं हिंदी के अलावा और कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं हिंदी बोल सकता हूं, तो मैं हिंदी बोलने वालों की गिनती में आ जाऊंगा। और अगर मैं कहूं मैं केवल हिंदी बोल सकता हूं तो मैं केवल हिंदी बोल सकता हूं, उसके अलावा दूसरी भाषा नहीं बोल सकता। तो दोनों बातों में फर्क है। जब मैं कहता हूं कि मैं हिंदी बोल सकता हूं तो मतलब मैं हिंदी बोल सकता हूं, और अब यहां से दो संभावनाएं हैं, मैं अन्य भाषा बोल भी सकता हूं, नहीं भी बोल सकता हूं। और जब मैं कहता हूं कि केवल हिंदी बोल सकता हूं तो इसका मतलब केवल एक बात है, हिंदी ही बोल सकता हूं, उसके अलावा दूसरी भाषा नहीं बोल सकता। तो जब यहां लिखा हुआ है कि 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, तो क्या यहां पर यह कहा जा सकता है कि इन 40% जो हिंदी में फेल हुए इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए? बिल्कुल कहा जा सकता है। कब नहीं कहा जा सकता था? जब ये कहा जाता कि 40% विद्यार्थी केवल हिंदी में फेल हुए। तो केवल हिंदी में फेल होने का मतलब है इसमें अब अन्य का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कहा जाए कि मैं 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, तो इनमें से 2%, 5%, 10%, 20% ऐसे भी हो सकते हैं जो हिंदी के अलावा अन्य विषयों में भी फेल हुए। लेकिन जब हिंदी की काउंटिंग की जा रही थी, भाई हिंदी में कौन कौन फेल हुए, तो हिंदी में कौन कौन फेल हुए, तो वो लोग जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए वो भी आ गए, और वो लोग जो हिंदी के अलावा अन्य विषयों में फेल हुए वो भी इसमें काउंट हो गए। तो 40% वो डाटा है जिसमें केवल हिंदी में फेल होने वाले भी हैं और हिंदी के अलावा अन्य विषय में फेल होने वाले भी हैं। उन सबको मिला करके आप कहोगे आप हिंदी में फेल हो। कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। ऐसे ही जब आपसे कहा जाए 50% अंग्रेजी में फेल हुए, तो इसका क्या मतलब है? 50% अंग्रेजी में फेल हुए, इसका मतलब इन 50% में वो भी हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए, और वो भी हैं जो अंग्रेजी के साथ साथ अन्य विषय में भी फेल हो सकते हैं। अब यहाँ पर हिंदी की चर्चा है तो हिंदी में भी फेल हो सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी में फेल होने वालों की लिस्ट बनाई जाएगी, आप अगर होते, आपसे कहा जाता लिस्ट बनाइए अंग्रेजी में कौन कौन फेल हुआ, तो आप जाकर के क्या पूछते? बताओ भाई अंग्रेजी में कौन कौन फेल हुआ। तो वो बच्चे जो केवल अंग्रेजी में फेल होते और बाकी सब में पास होते, वो भी हाथ ऊंचा करते हैं। और वो बच्चे जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में फेल होते, वो भी कहते हैं भाई हम भी अंग्रेजी में तो फेल ही हैं, वो भी कहेंगे हाँ। अब आगे कहा जा रहा है 13% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। अब ये हमें पता लग गया कि 13% विद्यार्थी वो हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फेल है। ये 13% वो है जब आपने हिंदी के विद्यार्थियों को गिना कि भाई हिंदी में कौन कौन फेल है, तब ये उसमें भी शामिल हो गए कि हाँ हम हिंदी में फेल हैं। और जब आप अंग्रेजी का पूछने गए कि अंग्रेजी में कौन कौन फेल है, तब भी इन्होंने कहा हम अंग्रेजी में फेल है। तो ये उधर भी है इधर भी है, यानी कि इन 40% में भी
इन 13% का जिक्र हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए समझना पड़ेगा, और इन 50% में भी इन 13% का जिक्र हुआ है। अब इसको समझे कैसे, कैसे इस चीज को पूरे को हम आसान से आसान तरीके से समझे। तो इसके लिए गणित में जो है वो चित्रों के माध्यम से चीजें समझी जाती है, और चित्र यहाँ पर आते हैं वेन आरेख। और वेन आरेख किस प्रकार से बनेंगे, देखिए आप दो वृत्त खींच दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रश्न में दो विषयों की चर्चा है, और दो वृत्तों को मैं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कटवा देता हूं, ये आपने देखा होगा। चलिए देखिए, पाना हमको वही है, लेकिन उसके लिए अब मशक्कत ये है कि हमें ये पता लग जाए ये 69% जो है ये किसके बराबर है, और इसी को पता करने हम लोग भाग रहे हैं कि ये कितना प्रतिशत है। अब देखिए आप, ये दो वृत्त हैं आपके सामने। अब ये जो दो वृत्त आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं इसमें से एक को कह देता हूं कि एक तो है हिंदी और एक है इंग्लिश। समझिएगा, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। अब समझिए, 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल है। अब आप अगर कहें तो ये हिंदी के पूरा वृत्त ही है, ये जो है ये, यानी कि इसके अंदर 40% होने चाहिए पूरे के अंदर। ये मत सोचना यहां आएंगे 40, नहीं, यहां तो केवल हिंदी वाले हैं, और यहां हिंदी इंग्लिश दोनों वाले हैं, जो हिंदी में भी फेल है इंग्लिश में भी हैं, और इन सबको मिला दें तो ये सब माने जाएंगे हिंदी में फेल। तो मुद्दे की बात यह है कि 40% हिंदी में फेल है। अब 40% हिंदी में फेल है तो यहां और यहां मिलाकर के 40% है। इंडिविजुअली हमको अभी ये नहीं पता कि यहाँ कितना, वो आगे देखते हैं पता लगता है क्या। ऐसे ही इंग्लिश में फेल वाले यहाँ और यहाँ वाले दोनों हैं, यहाँ वो आएंगे जो केवल इंग्लिश में फेल है, यहाँ वो आएंगे जो दोनों में फेल है, और ये मिला करके कुल मिला के 50% होने चाहिए, और यहाँ मिला करके 40% होने चाहिए। बीच में वो है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और उसका डाटा हमको पता है 13% है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 13%, 13%, 13% हमने लिख दिया। 13% विद्यार्थी वो हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल है। अब प्रारंभिक लाइन पे चलिए, हिंदी में फेल होने वाले कुल मिला के 40% थे, मतलब हिंदी में फेल होने वाले कुल मिला के 40% है, तो 13% घटा दीजिए आप, कुल मिला के कितना प्रतिशत आएगा, 27%। 40 में से 13% घटा दीजिए, कितना आया, 27% आया। अब आगे देखिए आप, अंग्रेजी में कुल मिला के कितने थे, 50%, यानी कि अंग्रेजी के इस बाउंड्री के अंदर कुल मिला के 50 आने चाहिए, जिसमें ये 13% भी हैं, तो 50 में से ये 13% हटाइए, बचा कितना, 33%। अब आपके पास वो सब लोग हैं जो फेल हो रहे हैं, इन सबको जोड़िए, ये सब फेल वाला डाटा रखा हुआ है आपके पास, इन सबको जब आप जोड़ते हैं तो 37, 13, 50 और 27, 77, 77%। तो आप ये कहेंगे कि जो फेल हो रहे हैं टोटल, टोटल जो फेल है वो 77% है, 77%। तो पास कितने होंगे, आप सोच के देखिए, तो आप पाएंगे कि जो पास हैं वो 23% है, यानी कि जो हमें 69% जो डाटा दिया है वो 23% वालों का डाटा है, और 23% वालों का अगर वो डाटा है तो हम लोग यहां पर ये कहेंगे कि हमें 23% का पता है कि जो 23% है वो 69 के बराबर है। तो 100% कितना होगा ये ज्ञात करना है, तो 23 पता है, 100 पता करना है, तो जो पता करना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। 100 पता करना है तो 100 ऊपर, 23 पता है तो 23 नीचे, और 23 कितना है, कितना पता है आपको, उससे गुणा कर दीजिए, हमको पता है कि प्रश्न में वो 69 है, गुणा कर दिया, 23 से 69 कटा 3 बार, और 3 इंटू 100 हो जाएगा 300। आपका आंसर आ गया 300 विद्यार्थी, ये आपका आंसर होगा। अब आप अगले प्रश्न में देखेंगे कि हम कितना आसानी से क्वेश्चन को कर देंगे, खत्म कर देंगे हम क्वेश्चन को। धीरे से देखिए आप, आ जाइए, अगला प्रश्न क्या है। एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब गणित में तो 35 और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, तो एक तो बनेगा गणित, और एक बनेगा अंग्रेजी, यही है, एक बनेगा गणित और एक बनेगा अंग्रेजी। आ जाइए, अब गणित में कितने परसेंट है, 35, मतलब यहाँ और यहाँ कुल मिलाकर के 35%, और अंग्रेजी में कितने हैं, 25%, मतलब यहाँ और यहाँ कुल मिलाकर के 25%। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में, 10%, 10% गणित और अंग्रेजी दोनों में, तो ये दोनों वाले यहाँ पे आ गए अनुत्तीर्ण हुए। अब वापस आइए,
गणित में 35 थे, 35 में से 10 तो यहीं हो गए। यहाँ कितने होने चाहिए? 25। अंग्रेजी में 25 थे, 25 में से 10 तो यहीं हो गए। यहाँ कितने होने चाहिए? 15। ये होने चाहिए। अब देखिए आप, दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना है? दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है। ये आपके पास जो है ये अनुत्तीर्ण है, तो 25 और 10 35 और 15 50। अनुत्तीर्ण कितने हैं आपके पास? अनुत्तीर्ण हो गए 50%। तो उत्तीर्ण कितने हुए आपके पास? उत्तीर्ण होंगे आपके पास कितने? 50% और यही आपका आंसर है। अब इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, अगर आपकी बेसिक समझ बनती है तो। कैसे बनती है? गणित में 35% है, तो इसमें वो भी हैं जो सिर्फ गणित में फेल हुए, और वो भी है जो गणित के साथ साथ अन्य विषय में फेल हुए, यानी कि अंग्रेजी में भी फेल हुए। तो गणित और अंग्रेजी दोनों वाले, दोनों में फेल वाले भी हैं 35% में। तो 35% में कौन कौन है? 35% की बात करें तो 35% में ओनली गणित वाले तो है ही हैं, और जो दोनों में हैं वो भी हैं बोथ। इस 25% में कौन कौन है? ओनली इंग्लिश वाले, जो ओनली इंग्लिश में फेल हुए वो तो है ही हैं, और जो दोनों में फेल हुए वो भी हैं। तो अगर मैं 35 और 25% को जोड़ दूं तो 35 और 25% कितना हो गया? 60%, 60%। मतलब ये डाटा 60% आ रहा है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि यहाँ पर भी आपने दोनों में फेल वाले देख लिए, और यहाँ पर भी आपने दोनों में फेल वाले जोड़ लिए, यानी कि दोनों में जो फेल हैं वो आपने 2 बार जोड़ लिए। जोड़ना कितनी बार है? 1 बार। तो यानी कि जब आपने 35 और 25 जोड़ा और 60% आया, तो 60% में वह विद्यार्थी जो दोनों में फेल है, उन्हें आपने हिंदी में काउंट किया तब भी कर लिया, और अंग्रेजी में किया तब भी कर लिया। तो उन्हें 2 बार काउंट कर लिया। 1 बार रहना चाहिए, 1 बार नहीं रहना चाहिए। तो 1 बार नहीं रहना चाहिए तो हटा दीजिए। कितने हैं ऐसे? तो आप देख रहे हैं 10% ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में है। तो जब हमने 35 और 25 60 किया, तो 60% में वो 10% जो कि दोनों में फेल है, वो दोनों तरफ काउंट हो गए। 1 बार होने चाहिए, तो 60 में से 10% हटा दीजिए। 1 बार हटा दीजिए, 1 बार रख लीजिए। 10% आपने हटाया और 10% आपने हटाया, आपके पास 50% बचा, यानी कि अनुत्तीर्ण है 50%, उत्तीर्ण कितने हैं? 50%। खत्म हुआ। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आप कर सकते थे। इस वाले में भी क्या कर सकते थे? देखिए कि साहब हिंदी में कुल मिलाकर के कितने हैं? 40%। हिंदी में 40% होने का क्या मतलब हुआ? हिंदी में 40% होने का क्या मतलब हुआ? देखिए, हिंदी में 40% होने का मतलब है ओनली हिंदी, ये तो है ही है, और बोथ, ये भी है। अंग्रेजी में 50% होने का क्या मतलब है? ओनली इंग्लिश और बोथ, ये भी है। तो जब आप 40 और 50 जोड़ देते हैं, जोड़िए 40 और 50, 90%। तो इन 90% में कौन कौन है? इन 90% में केवल हिंदी में फेल वाले हैं, केवल अंग्रेजी में फेल वाले हैं, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फेल वाले 2 बार आ गए। 1 बार इधर और 1 बार इधर, 1 बार होना चाहिए। कितने थे ऐसे विद्यार्थी जो दोनों में है? 13%। तो जब आप 40 और 50% जोड़ते हैं, 90% आता है, तो 90% में दोनों में फेल होने वाले कितनी बार आए? 2 बार। उसमें से 13% हटा दीजिए। कितना आया आपके पास? 77%। 77% वो है जो फेल हो रहे हैं, उसके अलावा 23% ऐसे होंगे जो पास होंगे। डायरेक्ट आ गया। अचानक से क्वेश्चन आप देखिए कितना आसान बन जाता है, लेकिन ये आसान बनने की प्रक्रिया आसान होती नहीं है। हमें पहले चीज़ों का बैकग्राउंड समझना पड़ता है, आखिरकार चीज़ें हैं क्या, तब जाकर के हम चीज़ों को आसान कह सकते हैं या आसान बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब देखिए आप, जब आप 80% की बात करें तो ओनली इंग्लिश आया होगा नो डाउट, और दोनों भी आ गए होंगे। जब आप 85% गणित की बात करें तो ओनली गणित आया होगा। ओनली गणित में पास होने वाले ही ना। हाँ, और दोनों में फेल होने, दोनों में पास होने वाले भी आ गए। तो जब आपने 80 और 85% जोड़ा, तो 80 और 85% जोड़ने के बाद कितना आया? तो आप कहेंगे 80 और 85% जोड़ने के बाद तो 165% आया, और 165% जो होता है ये, इसमें एक बार ज्यादा है। कौन? जो दोनों में पास हुए। और ऐसे कितने हैं? 75।
तो 165 में से 75% हटा दीजिए, क्योंकि 165% में ये 75% 2 बार काउंट हो गए जो दोनों में उत्तीर्ण हो रहे थे, उधर भी और इधर भी। तो जब मैं 165 में से 75% हटा देता हूं तो 90% आता है, यानी कि टोटल जो पास होंगे वो 90% होंगे। इस 90% में अब कौन कौन है? इस 90% में केवल अंग्रेजी वाले भी हैं, केवल गणित वाले भी हैं, और जो दोनों में पास है वो भी हैं। तो ये जो बचे 10% है, अब 90% हटा दीजिए भाई। 100% विद्यार्थी होते हैं टोटल, 100 में से 90% पास हो रहे हैं, वो किसी भी रूप में हो, केवल गणित में हो, केवल अंग्रेजी में हो, दोनों में हो, वो सब 90% है, उन्हें हटा दीजिए। अब बाकी बचे कौन? फेल वाले, जो दोनों में फेल है। अब जो दोनों में फेल हैं, अनुत्तीर्ण हैं, वो यहाँ कितने हैं? 40। आप कह रहे थे कितने परसेंट है? 10। यानी कि आपको ये पता लग गया कि दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 10% है, और 10% जो है वो 40 विद्यार्थियों के बराबर है। आपसे पूछा क्या है? परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? परीक्षार्थियों की संख्या 100% है। 100% कितना होगा ये हमें पता करना है। 100% कितना होगा ये देखने के लिए 100 ऊपर, 10% पता है तो 10 नीचे, और गुणा कर दीजिए। 10 का पता है कितना है? 10% कितना है? 40। आ जाइए, 10 से 40 4 बार होता है, और 100 को 4 से आप गुणा करेंगे तो 400 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म हुआ सवाल। बिना चित्र बनाए, बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व। आप उठा लीजिए इतिहास, आप देख लीजिए, जितना आपको यूट्यूब पे देखना है, जितना ऑनलाइन कक्षाएं देखनी है, सब देख लीजिए। मैं कभी भी सवाल को सीधे यहां तक नहीं लेके आता हूं। यहां तक पहुंचा कैसे है, उसके पीछे की कहानी क्या है वो समझिए, उसके पीछे की समझ क्या है वो समझिए। और जब आप उसको समझ जाएंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि आप आने वाले प्रश्नों में स्वयं दिमाग लगा पाएंगे, क्योंकि आपका टीचर आपके साथ परीक्षा में खड़ा नहीं होगा, आपका माइंड आपके साथ परीक्षा में होगा। वो आउटपुट दे, वो आपको सवाल का सॉल्यूशन निकाल के दे। इससे पहले यह जरूरी है कि आप उसको पहले इन टॉपिक्स की, इन टाइप्स की समझ दीजिए। जो आप उसे इनपुट देंगे उसी का वो आउटपुट देगा। अधिकतर विद्यार्थी जो ये सोचते हैं कि सर परीक्षा में जाते हैं, गणित में पूरा का पूरा मामला साफ हो जाता है, समझ नहीं आता कि प्रश्न कहना क्या चाहता है, प्रश्न की भाषा क्या है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया, क्या पूछा है, यही पता नहीं लगता। प्रश्न को देख के दिमाग ब्लैंक हो जाता है, दिमाग खाली हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने माइंड को इनपुट नहीं दिए हैं, जो इनपुट परीक्षा से पहले देने चाहिए थे। और अगर आप परीक्षा से पहले सही इनपुट, यानी कि सही जानकारियां अपने माइंड को देते, सही डाटा अपने माइंड को देते, तो परीक्षा में वो आपको उसका आउटपुट निकाल के देता, प्रश्नों को आपको करवाता और कहता कि ये प्रश्न इस तरीके से होगा। और वही मैं कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि शिक्षण यही होता है कि विद्यार्थी, एक शिक्षक का दायित्व, एक शिक्षक का कर्तव्य यही है कि अपने विद्यार्थियों के माइंड में जो जानकारियां हैं वो सही तरीके से, सही क्रम में भेजी जाए, ताकि विद्यार्थी का माइंड, विद्यार्थी का दिमाग, विद्यार्थी का मस्तिष्क इतना मैच्योर हो सके कि परीक्षा में वो अपने आप आउटपुट देने की क्षमता रखता हो। प्रोडक्टिविटी बननी चाहिए। आगे आइए, देखिए अगला सवाल क्या है। एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी या अंग्रेजी दोनों विषय लिए। ठीक है साहब, प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो हिंदी लिया, अंग्रेजी लिया। 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया। अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी है। आधी मतलब 40% है, हटाइए। अब 80% ने हिंदी लिया, अंग्रेजी 40% ने लिया। सीधा ना कह के वो ये कह रहा है भाई हिंदी का आधा, तो 80% का आधा कितना? 40%। 40% मतलब कितना? 80 का आधा। माफ कीजिए। तो बात यह है, 80% ने हिंदी लिया, 40% ने अंग्रेजी लिया, तो 80 और 40 कुल मिला के कितना हो गया? 120%। इन 80% में कौन कौन थे? इनमें जिन्होंने हिंदी लिया। और अब आगे क्या कह रहा है? ऐसी स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया? कितने विद्यार्थियों ने? देखिए, जब हिंदी विषय लिया, एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय लिए, ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय लिए, इसका मतलब जब आप 80% कहते हैं तो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने केवल हिंदी लिया, ओनली हिंदी, और ऐसे भी जिन्होंने बोथ लिया। दोनों, बोथ का मतलब है दोनों। आप जब 80% का डाटा कह रहे हैं तो वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ हिंदी वालों का है, वो उनका भी है जिन्होंने सिर्फ हिंदी लिया है, उनका भी है जो हिंदी अंग्रेजी दोनों लेके बैठे हैं। तो हिंदी लेने वाले कुल मिला के 80% है। इस बात का मतलब
इस बात का मतलब है उस 80% में केवल हिंदी लेने वाले भी हैं और हिंदी अंग्रेजी दोनों लेने वाले भी हैं। जब आप कहते हैं कि 40% ने अंग्रेजी लिया, इस बात का मतलब क्या है, इस 40% में ओनली अंग्रेजी वाले भी हैं और दोनों वाले भी हैं, दोनों विषय लेने वाले भी हैं। अब आप देखिए कि 80% ने ओनली हिंदी और दोनों लिया और 40% ने ओनली अंग्रेजी और दोनों लिया। तो 80 और 40 120 है। इस 120 में जिन्होंने दोनों लिया वो 2 बार आ गए। और देखा जाए तो 120% तो विद्यार्थी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर सबने कुछ ना कुछ लिया है तो भी 100% होने चाहिए। और 80 और 40 120 हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो दोनों विषय लेने वाले हैं वो आने एक बार चाहिए थे, हमने दोनों तरफ काउंट कर लिए। तो ये जो 20% ज्यादा आ रहा है, 120% आ रहा है, जबकि वास्तव में विद्यार्थियों की संख्या 100% होगी। तो ये जो 20% ज्यादा आ रहा है ये उन्हीं की वजह से आ रहा है, उन्हीं का ज्यादा है। ये 20% वो है जो 2 बार गिन लिए गए, क्योंकि पहले हिंदी में भी गिन लिए गए, बाद में अंग्रेजी में भी गिन लिए गए। इन्हीं की वजह से ये 20% बढ़ा है। तो वास्तव में दोनों विषय लेने वाले कितने प्रतिशत है? 20% है। और यही आपका आंसर है। खत्म हुआ मामला। बताइए। चलिए, तो ये था आपका वेनर एक। आगे चलते हैं अगले टाइप पर। अब देखिए आप, अगले टाइप की बात कर लेते हैं। अगला टाइप आपका क्या है? तो अगला टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और ये है चुनाव पर आधारित। चुनाव पर आधारित। आ जाइए। जब चुनाव होंगे तो क्या होगा, ये लीजिए। पहला पहला प्रश्न देखिए आप, कितना आसान है। देखिए आप, समझिएगा चीज़ों को। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत, 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रश्न में कुछ ना कुछ दिया है, कुछ ना कुछ पूछा है। बस आपको ये देखना है, आपके माइंड को इस तरीके से सेटल करना है, दिया क्या है, पूछा क्या है। जो दिया है वो कितना है और जो पूछा है वो कितना होगा, ये तो हम ज्ञात कर लेंगे। आपसे पूछा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। और देखें तो दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुई। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। यानी कि जिसको 35% मिले वो तो हार गया। और दो उम्मीदवार हैं। अब चुनाव में जो कुल वोट पड़े होंगे वो तो 100% होंगे। अगर मैं पूरा समझाऊं आपको, तो जो टोटल वोट होंगे वो तो 100% है। इसमें से 35% तो हारने वाले को मिला। हारने वाला जो है वो 35% है। जबकि जीतने वाला कितना है? 65% है। क्यों? क्योंकि 100% में से 35% अगर हारने वाले को है तो 65% जीतने वाले को है। और हमसे पूछा क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। यानी कि 65% कितना होगा ये हमें पता करना है, तो उसी को ऊपर रखेंगे। 65% कितना होगा ये हमें पता करना है, तो 65 को ऊपर रखिए। अब देखिए, ये जो 15,000 है, जो प्रश्न में दिख रहा है 15,000 मतों से हार गया, ये कितना प्रतिशत है? जितना प्रतिशत ये है उसको नीचे रखेंगे। अब आप सोचिए, 15,000 मतों से हार गया, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सीधा सा मतलब यह है कि अगर हारने वाले को 35% मिले, जीतने वाले को 65% मिले, तो 35% की तुलना में 65% वाला 30% ज्यादा है और इनकी जीत का अंतर 30% है। तो हारने वाला 15,000 से हारा, परंतु प्रतिशत के अनुसार देखें तो 65% वाले की तुलना में ये जो 35% वाला है ये 30% कम है। तो 15,000 से हारा मतलब 30% से हारा। तो हमें यह पता है कि 15,000 का मतलब है 30%, 30% से हारना। और 30% का हमको पता है कि वो 15,000 के बराबर है। जीतने वाले को 65% मिला, वो कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो 65 ऊपर और 30 नीचे और गुणा कर लीजिए 15,000 को, क्योंकि 30% का मान 15,000 है ये हमें पता है। और 30% का मान जो 15,000 है वो हमें पता है। तो हमें प्राप्त करना है किसको? 65,000, 65% को। जीरो से जीरो, 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15 और ये डबल जीरो। 65 को 500 से गुणा करना है, मतलब 65 को 500 से गुणा करना मतलब आधा हजार। 500 का मतलब है आधा हजार, तो 65 का आधा हजार से गुणा करना है। 65 का आधा होता है 32.5।
32,500 आपके पास आंसर आएगा, यानी कि 32,500, यही आपका आंसर है। खत्म हुआ। अब ये सब कुछ जानकारी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये आपको प्रश्न ही बता रहा था। आप देख लीजिए, बड़ी आसानी से प्रश्न ने बता दिया। मैं अगले प्रश्न से साबित कर देता हूं, आ जाइए। आप प्रश्न को कैसे सोचेंगे परीक्षा में, तो आ जाइए कैसे सोचेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30%, अब देखिए एक उम्मीदवार 30% मत ले रहा है तो दूसरा 70 लेगा, क्योंकि 100 में से 30 इसका, 70 उसका। दोनों की जीत का अंतर कितना, 70 और 30 में अंतर कितने प्रतिशत का, 40। तो मैंने इतना सा पढ़ा, आगे मैं पढ़ ही नहीं रहा। आप भी सोचिए इतना कि हारने वाला, भाई जाहिर सी बात है 30% प्राप्त करने वाला हारा है, क्योंकि 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 30% वाला कम है, ज्यादा वाला 70% रहा होगा, और 30% की तुलना में वो 70% वाला 40% ज्यादा है, यानी कि वो जीता है 40% से, या ये हारा है 40% के अंतर से, 40% के मार्जिन से। तो 40% से हार हुई है या 40% से जीत हुई है। प्रश्न को पढ़िए। 16,000 मतों से हार गया, मतलब जो हार हुई है वो 16,000 मतों से हुई है। हम कह रहे हैं 40% से हुई है, मतलब 40% ही 16,000 है, ये हमें पता है। 40% का डाटा कितना होगा ये हमें पता है, 16,000 होगा, इतना हमें दिया गया है। अब आगे देखिए, परीक्षा में कुल कितने मत पड़े, तो कुल पड़े होंगे 100%। इस बार कुल के बारे में पूछ रहा है तो 100% कितना होगा ये देखना है। 100% कितना होगा ये देखने के लिए 100 ऊपर रखिए, बटा ये जो 16,000 है, ये 40% का अंतर है, इसका पता है, तो इसको नीचे रखिए 40 को, यानी कि 40% का हमें पता है, और 100 कितना होगा ये हमें पता करना है। तो 40% से 100% बना रहे हैं, गुणा इस 40% का मान 16,000 है, तो गुणा कर दीजिए 16,000 से। 0 से 0, 4 से काटिए, 4 चौक 16 और डबल 0, तो इंटू 400 कितना हो जाएगा, 40,000। यही आपका आंसर है। इतने से स्टेप लिखा है मैंने, आप देख लीजिए, ये है आपका सवाल। इतनी सी देर में आपका सवाल का आंसर आ जाता है। अब आप बताइए कहाँ मुश्किल है, कहाँ आपको दिक्कत, या एक भी जगह बता दीजिए तरीका बदला हो तो। आ जाइए अगले सवाल पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है भाई साहब। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया, ठीक है, कर लिया होगा, 41 किया, तो सामने वाले ने 59 किया, 59। 41% और 59% दोनों का अंतर कितना है, 59% वाला जीता है, 41% वाला हारा है। 59% वाला 41% वाले की तुलना में कितना ज्यादा है, 9 और 9 18, 18% से जीता है, या 18% से हारा है हारने वाला, ये कह सकते हो जीत का अंतर 18% है। परसेंट के अकॉर्डिंग, प्रतिशत के अनुसार 18% का अंतर है, जबकि यहां देखे तो 5,580 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या बताओ, कुल मतों की संख्या 100% है, 18 का पता है, 18% अगर 5,580 है, तो 100% कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए, 100% कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए 100 ऊपर 18% नीचे, और गुणा कर दीजिए 18% को 5,580 से। अब काट लीजिए आप, 18 तिया 54, 55 में से 54 गया, बचा कितना, एक, एक के पीछे 8, 18, 18 एकम 18, और ये 0। 310 को 100 से गुणा करिए, 31,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर। यही आपका आंसर है। आगे आइए, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिए आप। एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए। अब 30% का मान 15,000 मतों से चुनाव हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले हमने कुल मत ज्ञात किए थे, इसमें जीतने वाले का पूछा है। 30% इसको मिले तो 70% उसे मिले होंगे, और 30% वाले की तुलना में 70% वाला 40% ज्यादा है, तो जीत का अंतर 40% है। जीतने वाला 40% से जीता, या हारने वाला 40% से हारा, जो कि 15,000 मतों के बराबर है। यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40% का हमें पता है, 40 का पता है। हमसे पूछा है जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, जीतने वाले को 70% प्राप्त हुए थे, तो आप 70 ऊपर रख दीजिए और गुणा कर दीजिए। 40% का मान कितना है, 15,000। ये लीजिए, ये 0 से 0 कट गया, आप 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 3 बचा, 3 के पीछे 0 है, 4 सत्ते 28, 30 बन चुका था, 28 गया, तो 2 बचा, 2 के पीछे 0 आके 20 बनेगा, 4 पंजे 20, और ये 0। 3750 को 7 से गुणा करना है, तो 7 0 0, सबके 0 आ रहा है,
7 पंजे 35 का 5, तो ये तो है नहीं। 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 7 49 और 3 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 7 21 और 5 26, 26,250 आपका आंसर आएगा। और ये रहा आपका आंसर। खत्म हुआ सवाल। कहाँ दिक्कत है बताइए आप? आराम से आंसर आ रहा है। अगले सवाल पर चलिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने कुल 9,000 मत पड़े। इनमें से 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात तो 9,000 मत पड़े, इनमें से 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब 9,000 में से 15% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो वो अवैध तो काम ही नहीं आए होंगे, बाकी के काम आए होंगे। और बाकी के जो काम आए उन्हीं में से बंटवारा हुआ जीतने और हारने वाले के बीच में। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। अब क्या कह रहा है? वैध मतों का 52% मत मिला और दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये हमें पता करना है। भाई सीधी सी बात है कि वैध मतों का 52% मिला, तो दूसरे वाले को वैध मतों का 48% मिला। यही होगा। वैध मतों का कितना मिलेगा? 48%। और वैध मत कितने हैं? 9,000 के 15% हटाने के बाद में जो है वो है 85% जो है वो है। 9,000 का 85% जो भी आएगा वो वैध मत है। यानी कि अगर मैं कहूं 9,000 का 85% जो होगा वो वैध मत है, और इन वैध मतों का 52% जो मिला वो मिला है एक को, तो दूसरे को कितना मिला? अब आप में से कई विद्यार्थी क्या करेंगे, सोचेंगे कि 85 बचे थे 15% हटाने के बाद में, और उसमें से भी 52 मिल गए, तो 85 में से 52 हटा दो सर, 33 बचे। जबकि ऐसा नहीं है। वैध मतों का 52% अगर एक को मिल रहा है, तो 100% में से 52% घटाने के बाद 48% जो बचा वो दूसरे को मिला। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपके दिमाग में आएगा। सर जब 52% उसे मिला, तो आप 48 क्यों बचा रहे हो? 100 में से 52 कैसे घटा रहे हो? 15% तो अवैध थे ना, उन्हें तो हमने हटा ही दिया ना। जो वैध बचे थे, आप समझिए आप सही क्या है। जब आपने 15% अवैध हटाए तो बचे 85%। ये जो 85% बचे, इस 85% को ही अब जीतने और हारने वाले के लिए 100% वैध मत माना जाएगा। यानी कि अब आप उसी 85% को 100% कंसिडर करेंगे। भाई 85% के रूप में जो बचा, 9,000 का 85% के रूप में जो भी बचा, वो जो वोट बचे जीतने और हारने के लिए वही 100% है। उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पिताजी ने 10% संपत्ति दान कर दी। अब मेरे पिताजी ने अगर 10% संपत्ति दान कर दी, मान के चलिए, तो बची कितनी? 90%। अब उस 90% को अगर मैं और मेरा भाई बांटे, तो 50-50 बांटेंगे या 45-45? आप सोच के देखिए। आप कहेंगे सर 50-50 बांटेंगे, क्यों? बची तो 90 ही है। प्रश्न तो यहां पे भी उठता है कि जब बची 90 है, तो फिर हम 50-50 कैसे बांट सकते हैं? जो 90 बची है ना, तो 90% बची है, मेरे और मेरे भाई के लिए तो वही 100% है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बचा है आगे आने वाले प्रोसीजर के लिए वही 100% है। बस इतना सा समझना है। मेरे दादाजी ने जब मेरे पिताजी को संपत्ति दी, तो वो 50% थी, मेरे दादाजी के अनुसार तो 50% ही थी। और 50% थी, तो मैं और मेरा भाई जब उसी 50% को लेंगे तो 25-25 लेंगे? नहीं, 50-50 लेंगे। तो सवाल तो यहां पे भी उठता है कि जब 50 ही है, मेरे पिताजी को मिला ही सामने से 50% है, तो उसे हम 50-50 कैसे बांट लेंगे दोनों? उसे 50-50 बांटने के लिए तो मेरे पिताजी के पास 100 होना चाहिए, जबकि मेरे पिताजी को तो मिला ही 50 है। मेरे दादाजी ने जो 50% मेरे पिताजी को दिया, वो 50% हम दोनों भाइयों के लिए 100% है। यानी कि वो किसी के लिए 50% हो सकता है, लेकिन किसी अन्य के लिए वो 100% हो सकता है। तो जब 15% अवैध हो गए, 85% वैध बचे, तो यही 85% के रूप में जितने वोट बचे वही जीतने और हारने वाले के लिए 100% है। और उसी में से एक को 52% मिल गया, एक को 48% मिलेगा, और दूसरे वाले को जिसको 48% मिला उसको कितना मिला ये पूछा है। और उसको कितना मिला ये जानने के लिए हम ये कहेंगे कि 9,000 का 85% जो बचा हुआ था वैध मत, इसी का 48% देना है। खत्म हुआ। अब खत्म हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से सवाल कर लीजिए। 3 जीरो से सबसे पहले 1 2 3 जीरो कट गई। आपने 5 से काटा 2 बार, आपने 5 से काटा 17 बार, 17 पंजे 85 है। 2 से 48 काटा कितनी बार? 24 बार। 9 इंटू 17 इंटू 24 आ जाएगा आपके पास।
9 इंटू 17 इंटू 24 करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर है। जैसे 9 सत्ते 63 और 3 चौके 12, पीछे आना चाहिए 2, तो पीछे 2 आएगा, तो ये तो आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। 3522 और 3672 में से एक आपका आंसर आएगा। देख लीजिएगा क्या आएगा आपका आंसर। मैंने एक दिन पहले भी चर्चा की थी, 9। आप देखिए 9 आ रहा है। 9 आने का मतलब क्या है, जो रिजल्ट आएगा वो 9 का गुणज होगा, और 9 का गुणज होगा तो अंकों के योग में भी 9 का भाग जाना चाहिए। अब इन दोनों ऑप्शन में आप देख लीजिए, 5 और 2 7 और 2 9, ये तो 9 हो गया, लेकिन ये 3 बच गया, इसका मतलब ये नहीं है, ये होगा। कैसे? 6 और 3 9 और 7 और 2 9, बिल्कुल 9 9 18, 18 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल। तो हम लोगों ने चेक कर लिया बिना गुणा किए, यही आंसर है और हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तो ये आपका चुनाव था, चुनाव वाला टाइप था, हम लोगों ने ये टाइप भी पूरा कर लिया। अब चलते हैं अगले टाइप पर कि अगला टाइप हमारा क्या होगा, है ना, समझिएगा। देखिए, एक टाइप है भिन्न से गुणा भाग पर आधारित, ये भी समझ लीजिए। ये क्या है, इसे भी समझ लीजिए। देखिए आप, ये देखिए, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने पर तथा इस भिन्न के हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 है, तो मूल भिन्न क्या होगी? बड़ा आसान सा प्रश्न है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी भिन्न की अगर बात करनी है, कोई भी मूल भिन्न, तो वो p बटा क्यू है। जो p है वो अंश है और जो q है वो हर है, इतना आपको पता है। जो p है वो अंश है और जो q है वो हर है। अंश में 350% की वृद्धि की गई है। 350% की वृद्धि करने का मतलब 350% बढ़ाना है अंश को, जो कि अंश कितना था? p। मूल भिन्न हमें पता नहीं है, तो p है। तो जब अंश को 350% बढ़ाया गया, तो 350% बढ़ाने पर जो अंश है वो अब कितना हो गया? जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरी आय है, मेरी आय को 20% बढ़ाया जाए तो मेरी आय कितनी हो जाएगी? क्या मेरी आय 20% हो जाएगी? नहीं। 20% बढ़ाने का मतलब है 100% तो पहले से ही है, 20% बढ़ाने के बाद मेरी आय उस आय का 120% हो जाएगी। तो 100% वो ऑलरेडी है, उस पर 350% अगर बढ़ाऊं, जैसे यहाँ, या जैसे मैं 20% की बात कर रहा था, तो 100% पे 20% बढ़ाऊंगा, तो वो पहले अपने आप का 100% थी, अब 20% बढ़ाने के बाद 120% हो गई, सिंपल सी भाषा में बात करें तो। और अगर बात करें 350% अंश को बढ़ाने की, तो ये जो अंश आपको पी दिख रहा है, ये पी अपने आप का 100% है, लिखने की आवश्यकता नहीं है पी का 100%। अब पी का 100% पी ही क्यों होगा? क्योंकि आप सोच लीजिए, पी का 100% मतलब पी का मतलब गुणा 100% मतलब 100/100, 100/100 मतलब 1, उसको कहाँ लिखने की आवश्यकता है? आप 5 को 5 लिखते हैं या 5 इंटू 1 लिखते हैं? 5 ही लिखेंगे। 6 को 6 लिखते हैं या 6 इंटू 1 लिखते हैं? 6 ही लिखेंगे। वैसे ही p जब लिखा हुआ है तो वो p इंटू 1 ही है, और p इंटू 1 होने का मतलब है 100/100, 100/100 का मतलब है 100%। तो p का 100% है, p लिखा होने का मतलब है p का 100%। 5 लिखा होने का मतलब होता है 5 का 100%। 10 लिखा होने का मतलब है 10 का 100%। तो कोई भी संख्या अपने मूल स्वरूप में जब होती है वो 100% है। आप उसमें 350% बढ़ा रहे हो, तो सोच के देखो, यहां पर जो p है उसका जो पहले 100% था, 350 बढ़ने के बाद में 100% में 350 बढ़ेगा, और 100% प्लस 350% 450% हो जाएगा। यानी कि अंश अपने आप का 450% हो जाएगा, क्योंकि अंश पहले 100% था, 350 बढ़ने के बाद में 450% हो गया। इतनी बात समझ में आई? ऐसे ही हर की बात करें, हर जो है क्यों वो 300% बढ़ाया जा रहा है। 300% बढ़ाने का मतलब है पहले वो अपने आप का 100% था, अब 300% बढ़ाया गया। 300% बढ़ाया गया तो 100% में 300% बढ़ा करके 100 और 300 कितना किया गया? 400। तो क्यू का 400% हुआ। और जब ऐसा हुआ, इसका जो मान बना आगे जाकर के, ये जब बना तो वो कितना बना? 9/22, तो आपने लिख दिया 9/22। अच्छा, प्रतिशत है तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब क्यों कटेगा? प्रतिशत का मतलब बटा में 100 होता है, बटा में 100 तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो कट जाएगा। जो ऊपर और नीचे सेम पक्ष है वो कट जाएंगे। का मतलब गुणा है, तो आप गुणा लिख दीजिए। 450 400, 0 से 0 कटा, 5 से काटा 9 बार, और 5 से काटा 8 बार। ये 9/8 जब उधर जाएगा तो ऊपर वाला 9 नीचे आएगा, नीचे वाला 8 ऊपर जाएगा,
तो P बटा Q बराबर 9/22 गुणा 8 ऊपर और 9 नीचे। 9 से 9 कटा, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 11 बार, तो आपके पास आया 4/11। और ये किसका मान आया? P बटा Q का। तो P बटा Q बराबर आ गया 4/11 और 4/11 आपका आंसर हो जाएगा। खत्म हुआ सवाल, कोई मुश्किल नहीं थी। सवाल खुद कहता है कैसे करना है। आ जाइए, ये रहा आपके सामने सवाल। एक भिन्न आपको कहा गया है कि अंश को 15% बढ़ाने पर, यानी कि P जो अंश था उसका 115% हो गया, जो अंश P है उसका 115% हो गया बटा, और हर को 10% बढ़ाने पर यानी कि Q का 110% होगा, घटाने पर, सॉरी घटाया है तो 90% होगा। अब 90% होगा तो ये लीजिए 90%, और यहां आप कह दीजिए 115%। जो प्राप्त भिन्न है वो 2/3 है। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये 23 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 23 नीचे 18 ऊपर, तो P बटा Q बराबर 2/3 गुणा 18 ऊपर और 23 नीचे। 18 दूनी 36 बटा 23 दिए 69, 36/69 आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन 5 से काटा 23 पंजे 18 पंजे 90, बिल्कुल यही होगा। 23 तिये 69, 18 दूनी 36, 3 से अगर आप काटेंगे तो 12 तिये 36, 23 तिये 69, वही आएगा। 12/23 आपके पास आ जाएगा। ये रहा 12/23, ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन है, देखिए। एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है। इसकी परिणामी भिन्न एक सहित 1/20 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? सेम क्वेश्चन है, सेम। मुझे लगता है आप इसको कर लेंगे, मुझे लगता है कि आप इसको कर लेंगे। तो ये एक भिन्न वाला छोटा सा टाइप था, ये भी आप लोगों ने कर लिया। आपको बहुत सारे टाइप में करवा रहा हूँ ताकि आप जब परीक्षा में जाएं तो आपको इस बात का अंदाजा हो और आपको ये पता रहे कि हाँ इस तरीके से हमारे पास प्रश्न आएंगे और हम इस तरीके से प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी और आपने यहाँ तक की बातें समझ ली होगी। इसके बाद एक और अंतिम क्लास आएगी आपकी प्रतिशत की, जिसमें हम बचे हुए टाइप कर लेंगे, और एक लास्ट में हम करेंगे विविध वाला टाइप, विविध, जिसमें कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और प्रतिशत आपका खत्म हो जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से आपने प्रतिशत को पढ़ लिया होगा और आप पढ़ लेंगे। इस टॉपिक को इतना तसल्ली से, इतना बेसिक से और इतना ज़्यादा घोट घोट के पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके बाद जब लाभानी आएगा, साधारण ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, तो आप देखते रह जाएंगे कि आप प्रश्नों को किस प्रकार खत्म किए जा रहे हैं, एक एक लाइन में आपका आंसर किस प्रकार से आ रहा है। फिर से मिलेंगे इसी जोश और उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।